मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमने स्टार्ट करा था, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो कंपैरिजन था VACPR का MOT के साथ, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कंपैरिजन VACPR के साथ ये हम लोग कर लिए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट है, ठीक, मयन लोग भी नहीं दिख रहा है, हाँ? कोई नहीं, ठीक है ना। चलो, तो नेक्स्ट बात क्या होगी, है ना, आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो लास्ट मैंने बताया था कि VACPR थ्योरी में अपन देखते हैं कि भाई जब भी ऐसा हो, है ना, कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर कंबाइन करें, ठीक है, तो VACPR कहता है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कंबाइन करने पर, ठीक है, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, ठीक है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, ठीक है ना। तो लास्ट हमने यहाँ तक पढ़ा था, ठीक है, कि जो सबसे बड़ा फर्क है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, ठीक है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि जब भी VBT क्या कह रहा था, दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, ठीक है, तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। और MOT कहती है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल के कंबाइन करने से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, एक लोअर एनर्जी का और एक हायर एनर्जी का। लोअर एनर्जी वाला हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और हायर एनर्जी वाला हो गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अगली बात, नेक्स्ट पॉइंट जो है, ठीक है, वो कहता है कि MOT एक डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट पे काम करती है जिसे हम लोग कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। तो हाँ, आगे बस कंटिन्यू करते चलिए, ठीक है ना, ठीक। तो भैया ऐसा करो, ठीक है ना, हेडिंग तो लगा लियो ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसमें एक पॉइंट मैंने लगा लिया था कि हाँ, ठीक है। MOT ठीक है, वर्क्स ऑन लीनियर कॉम्बिनेशन of है ना। तो MOT किसके हिसाब से काम करती है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के हिसाब से MOT काम करता है, ठीक है। और इसी को हम लोग कहते हैं लकाओ मेथड, ठीक है। लकाओ का मतलब हो गया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। तो MOT किस बिहाफ पे काम करेगी, लकाओ मेथड पे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के बिहाफ पे काम करती है, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल का लीनियर कॉम्बिनेशन का थोड़ा मतलब समझना, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है कि जैसे अगर मैं एक हाइड्रोजन का एटम यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, तो हाइड्रोजन का एक एटम हमने लिया तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चा, 1s1, ठीक है। और एक दूसरा हाइड्रोजन का एटम मैं ले रहा हूँ, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s1। अब ये दो हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, दोनों हाइड्रोजन के एटम में सिर्फ 1s ऑर्बिटल में एकक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो दो हाइड्रोजन के एटम हैं जिनके सिर्फ 1s ऑर्बिटल पे एकक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और मैंने लास्ट क्लास में ये चीज़ कहा था कि व्हेन atomic orbitals combines according to molecular orbital theory they forms two atomic orbital, one bonding another one is anti bonding, ठीक है। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे, एक बनेगा बॉन्डिंग वाला जिसकी एनर्जी होगी कम और एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग वाला
जिसकी एनर्जी होगी ज़्यादा। तो जो नीचे वाला है वो लो एनर्जी का है, ये बना बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और जो बेटा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है तो दोनों s ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं, और s ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं क्या बनाने के लिए, H2 बनाने के लिए। तो जब भी s और s ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो ये कहलाया सिग्मा बॉन्डिंग 1s, और ये वाला क्या हो जाएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, ठीक है। तो ये हुआ सिग्मा बॉन्डिंग 1s और ये हो गया सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। दो s और s के ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए, एक सिग्मा बॉन्डिंग 1s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। दो ऑर्बिटल थे एटॉमिक ऑर्बिटल 1s और 1s, दोनों 1s कंबाइन किए, ठीक है, क्या बनाने के लिए, सिग्मा बॉन्डिंग 1s और दूसरा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। अब देखो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बात करता है, समझना लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि शुरू में, ठीक है, दो ऑर्बिटल्स थे एटम के, ठीक है। अब जब वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दे रहे हैं तो जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अब वो मॉलिक्यूल के हो गए, अब वो मॉलिक्यूल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। कहने का मतलब कि ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब क्या हुआ मामला कि जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी दो बने, सिग्मा 1s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, ठीक है, तो दो के दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपन कहाँ पे भरेंगे, सिग्मा 1s में भर देंगे। आई बात समझ में। तो क्या कहा कि MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी किसके बिहाफ पे काम करती है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के बिहाफ पे काम करती है। और लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले एटॉमिक ऑर्बिटल के थे, लेकिन जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के हो गए तो अब उसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के हिसाब से ही भरेंगे और लीनियरली भरेंगे। लीनियरली फिलअप करने का मतलब है अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब अगर सबसे कम एनर्जी 1s की है, सिग्मा 1s की है, तो हम सिग्मा 1s को पहले फुलफिल करेंगे, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s का, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s पे जाएंगे। और अगर ऐसा हो कि दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी सेम हो जाए, ऐसा भी होता है कि दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी सेम हो जाती है, ठीक है, जैसे π2px और π2py दोनों की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, और हमें दो ही इलेक्ट्रॉन भरना है तो दोनों को हम क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों की एनर्जी क्या है, सेम। जब तीसरा इलेक्ट्रॉन आता है तो फिर π2px को पेयर अप करते हैं, और चौथा इलेक्ट्रॉन आता है तो π2py को पेयर अप करते हैं, ठीक है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब यही है कि इलेक्ट्रॉन को फिलअप भी हमें किस हिसाब से करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में करना है, और वो इलेक्ट्रॉन्स किसके कहलाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के कहलाएंगे, ठीक। अगली बात, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, रुको जरा, अभी होता है, सब होता है, अभी वहाँ आए नहीं है ना, रुको, अभी मैं बहुत बेसिक बातें कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने जस्ट समझ लो कि टॉपिक को शुरू ही भर गया है, ठीक। अगली बात है, ठीक है, कि भाई है ना, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ठीक है। तो मैंने लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि भाई MOT किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है। पिछले क्लास में क्या बताया था बेटा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इलेक्ट्रॉन को क्या मानती है, वेव, है ना। हम क्या मान के चलेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव है। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है एटॉमिक ऑर्बिटल का वो हम लोग इलेक्ट्रॉन को वेव मान के चलेंगे, ठीक है, और वेव्स के कॉम्बिनेशन को समझेंगे। जैसे VBT में हम लोग क्या किए थे, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड माने थे, ऑर्बिटल्स माने थे, और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ओवरलैप करते थे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते थे, ठीक है ना। जैसे एक S और एक P ओवरलैप किया, ठीक। यहाँ पे हम लोग क्या मान के चलेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन वेव्स है, ठीक है। तो अगली बात क्या है कि इन MOT electrons are considered as wave, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में इलेक्ट्रॉन्स को क्या कंसीडर किया गया है, वेव कंसीडर किया गया है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में इलेक्ट्रॉन्स को वेव कंसीडर किया गया है, ठीक है। और जब हम वेव को कंसीडर करते हैं तो इसका मतलब MOT किस विषय में बात कर रही है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेव की बात कर रही है, ठीक है। और जब भी वेव कंबाइन करते हैं
तो दो फेनोमिनन होते हैं जनरली, ठीक है। दो ही फिजिकल फेनोमिनन पॉसिबल है जब वेव कंबाइन करते हैं। एक या तो इंटरफेरेंस हो सकता है या तो डिफ्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे वेव के कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। वेव्स में दो फेनोमिनन होता है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। यहाँ पे वेव के कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो एमओटी है, यहाँ पे ऑर्बिटल का बनना हम इंटरफेरेंस से समझते हैं, ठीक है ना। तो पहली बात, इन एमओटी इलेक्ट्रॉन्स आर कंसीडर्ड एज वेव एंड combination of waves, ठीक है, is understood in terms of interference, ठीक। अब समझिएगा बात को, ये इंटरफेरेंस दो तरह के होते हैं, ठीक। अरे बात समझ में, ये इंटरफेरेंस क्या होंगे, दो तरह के होंगे। एक होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। अगली बात, दिस इंटरफेरेंस is of two types, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। ठीक, पहला है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। और अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात क्या होती है कि भैया जो नेट एम्पलीट्यूड है वेव का, नेट एम्पलीट्यूड वो इंक्रीज कर जाएगा। अगर कंस्ट्रक्टिव है तो दो वेव मिलेंगे और दोनों वेव का एम्पलीट्यूड ऐड होकर एक बड़ा हाईयर एम्पलीट्यूड वाला वेव बनेगा, ठीक है। तो ए नेट इंक्रीज करेगा, नेट एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस, और जब नेट एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाता है तो इसका मतलब हम लोग समझते हैं कि एनर्जी रिलीज होगी। नेट एम्पलीट्यूड का बढ़ना, इसका मतलब क्या होगा, एनर्जी का रिलीज होना। तो नेट एम्पलीट्यूड बढ़ना, इसका मतलब होता है एनर्जी रिलीज होना, ठीक है। और अगर एनर्जी रिलीज होगी तो क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। एनर्जी का घटना मतलब स्टेबिलिटी का बढ़ना, और स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो वो क्या बनाएगा, स्टेबल ऑर्बिटल बनाएगा, मतलब वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाएगा, ठीक है। तो एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज होना, इसका मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि स्टेबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। और स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो कौन सा ऑर्बिटल बनेगा बच्चा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, ठीक। नेट एम्पलीट्यूड, ठीक। अब समझना भाई, जैसे समझिए एक एटॉमिक ऑर्बिटल में ले रहा हूं, ये मैंने एक एटॉमिक ऑर्बिटल लिया, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल को अपने को वेव की तरह समझना है, ठीक है ना। तो एक को मान लो कि मैं कोसाइन फंक्शन से लेता हूँ, एक कोसाइन फंक्शन से लेता हूँ, तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो तो पहले साइन फंक्शन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो, देखो बच्चा, अगर हम इसको यार ऐसे लिखते तो ये साइन फंक्शन होता है ना, ठीक है। उल्टा बना दे तो कोसाइन फंक्शन होगा, ठीक। अब ये किसके रिस्पेक्ट में, इसको हमने वेव माना है, ठीक है। तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है, तो ये मान लो कि वेव ए है, तो इसके एम्पलीट्यूड को मैंने मान लिया साई ए, वेयर साई इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। और ये जो ग्राफ हमने बनाया ये इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी कर्व कहते हैं इसको, ठीक। हाँ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सेम फेज में होना चाहिए, ठीक है, फेज लैगिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, साई बी, साई ए और साई बी क्या हो, सेम फेज में हो, ठीक है। तो जब साई ए और साई बी सेम फेज में होंगे तो ये क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा।
और जब साई ए और साई बी क्या हो जाए, अरे यार प्लीज बात मत करो प्लीज, नेक्स्ट है ये क्या हो गया, साई बी हो गया, ठीक है। तो बेटा यहां पे वेव फंक्शन सेम फेज में था, तो सेम फेज के वेव फंक्शन है, क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का नतीजा क्या होगा, एम्पलीट्यूड बढ़ गया, ठीक है। नेट एम्पलीट्यूड बढ़ा, ऑर्बिटल कौन से बने, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर अपोजिट फेज में है, ये साइन फेज में है, ये कोसाइन फेज में है, इंटरफेरेंस कैसा होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का नतीजा क्या होगा जी, ये एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पे बच्चा ये क्या होगा, साई ए माइनस साई बी। बात समझ में आ गई, ठीक। हाँ एक बार मैं वापस से कंक्लूड कर दे रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है। देखो पहली बात कि एटॉमिक ऑर्बिटल को क्या कंसीडर करना है, वेव कंसीडर करना है, और इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल को इंटरफेरेंस समझना है। अगर हमने एटॉमिक ऑर्बिटल को वेव कंसीडर कर लिया है तो इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, इंटरफेरेंस हो जाएगा। क्लियर, बात क्लियर हो गया। दूसरी बात, अगर ऑर्बिटल इंटरमिक्स करते हैं तो ऑर्बिटल दो फेज में हो सकते हैं। दो फेज में कहने का मतलब भी समझ लेना, अगर हम शुंडिंजर के इक्वेशन से बात करें, ठीक है, तो स्पिन दो तरह का होता है, ठीक है। तो दो तरह के स्पिन्स ऑर्बिटल में, ठीक है। तो बात क्या है कि वहाँ पे हम वेव को भी दो तरीके से, जब हम इलेक्ट्रॉन को वेव कंसीडर करेंगे तो वो वेव दो तरीके से हो सकता है। एक साइन फंक्शन हो सकता है, ठीक है, जो कि एंगल के बढ़ने के साथ बढ़े, और एक वो हो सकता है जो कि एंगल को बढ़ने से घटे, है ना। दूसरा क्या है, कोसाइन फंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो एक हो गया साइन फंक्शन, दूसरा हो गया कोसाइन फंक्शन, जब हमने इलेक्ट्रॉन को वेव कंसीडर किया तो, ठीक है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कंसीडर्ड एज वेव फंक्शंस, ठीक है, क्लियर। तो समझिए, एक है साइन फंक्शन, दूसरा है कोसाइन फंक्शन, ठीक। अब अगर एक ऑर्बिटल साइन फंक्शन है, दूसरा ऑर्बिटल भी साइन फंक्शन है, या एक ऑर्बिटल कोसाइन फंक्शन है, दूसरा ऑर्बिटल भी कोसाइन फंक्शन है, तो दोनों ही केस में इंटरफेरेंस कैसा होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा। जब सेम फेज के दो ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और जब डिफरेंट फेज के ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। यहाँ सेम फेज के ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, नेट एम्पलीट्यूड क्या होगा, बढ़ जाएगा। यहाँ डिफरेंट फेज के ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और नेट एम्पलीट्यूड क्या होगा, घट जाएगा। यहाँ पे नेट एम्पलीट्यूड साई ए प्लस साई बी हुआ, यहाँ पे नेट एम्पलीट्यूड साई ए माइनस साइन बी हुआ। यहाँ पे बना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ी, यहाँ पे क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है, नोट कर लो, ठीक। और ये वेव टकरा कैसे सीधा सीधा रहा है एक दूसरे, क्या चीज, एक दूसरे से टकराता है फिर ओवरलैप ओवरलैप होता है। ठीक, अब अगर इस चीज को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के हिसाब से देखना है, ठीक है, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के हिसाब से भी समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि भाई एक एस ऑर्बिटल था स्फेरिकल, ये दूसरा एस ऑर्बिटल था स्फेरिकल, ठीक है। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा कि दोनों ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मर्ज हो जाएगी, और ये जो दोनों नोडल प्लेन वाले पार्ट हैं, ठीक है, वो एकदम किधर आ जाएगा, लास्ट में। तो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो बच्चा ये ऑर्बिटल इस तरह से बनेगा, ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर गए, है ना,
ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स इस तरह से कंबाइन कर जाएंगे, ये एक इधर आ जाएगा और ये एक इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों ने मिलके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर दिया। समझ पा रहे हो बात को? तो यहाँ दोनों ने मिलके क्या किया है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दिया है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये दोनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर चले जाएंगे। समझे बात को? तो ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे से बहुत दूर दूर होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देते हैं। समझ गए बात को? तो वो है एंटी बॉन्डिंग का केस और ये बॉन्डिंग का केस। सर ये उससे पहले है, ये उस वाले उससे बाद का है ये। उससे भी बात, तो उसमें बन कैसे गया बिना पता किए? उसमें डंबल पता कैसे चल गया बिना ये पढ़े? वो तो एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप था ना, तो वो तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं भाई। ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो हाँ जी जी, देखो दूसरा डिस्ट्रक्टिव है ना, तो मैंने डिस्ट्रक्टिव नहीं कुछ लिखा, कारण क्या है, बस रिवर्स कर देना है डिस्ट्रक्टिव में। नेट अट्रैक्शन डिक्रीजेस, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। ठीक है, और क्या बनेगा, ABMO बनेगा। अब देखो जी, क्या है कि हर दो एटॉमिक ऑर्बिटल के कंबाइन करने से दो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। ठीक है, मतलब जो अबव प्रिंसिपल हमने पढ़ा था, ठीक है, याद है एटॉमिक स्ट्रक्चर में अबव प्रिंसिपल? ठीक है ना, जो इंक्रीजिंग एनर्जी था, कन्फिग्रेशन लिख रहे थे। ठीक है, तो भाई सबसे पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं फिलहाल, तो सबसे पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, देन 3p, है बात समझ में? ठीक है, 4s, 3d ऐसे पढ़े थे। ठीक, अब मामला क्या है कि भाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ठीक है, हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहा है, एक बॉन्डिंग का और एक एंटी बॉन्डिंग का। तो जैसे 1s के दो बने, 1s बॉन्डिंग और 1s एंटी बॉन्डिंग। समझ रहे हो बात को? ठीक है, उसी तरह से 2s के भी दो बनेंगे, 2s बॉन्डिंग, 2s एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, और अगर हम p की बात करेंगे तो p में 3 एटॉमिक ऑर्बिटल है, px, py और pz। आए बात समझ में? तो px, py और pz, ठीक है, इनके टोटल 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे, क्योंकि p में 2p में 3 एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। आई बात समझ में? तो ये जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, जिस तरह से अबव प्रिंसिपल हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में लगाया था, अबव किसी आदमी का नाम नहीं है, अबव का मतलब है इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में हमने एटॉमिक ऑर्बिटल को लगाया था, वैसे ही इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को लगाते हैं। ठीक है, और जो रूल है कि ईच ऑर्बिटल कैन ऑक्यूपाई ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो रूल यहाँ भी लगेगा कि हर ऑर्बिटल में हमें कितने करने हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन देने हैं। बस क्या होगा कि हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल से 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिल सकते हैं। ठीक, अब ये सीक्वेंस बड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, अब समझिएगा, यहाँ पे 2 सीक्वेंसेस हैं। ठीक है, पहला सीक्वेंस है
एटॉमिक नंबर 7 से ज़्यादा वाले एटम्स के लिए, ठीक है, और दूसरा सीक्वेंस है एटॉमिक नंबर 7 से कम वाले। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन क्या होता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी आयंस को भी डील करती है, ठीक है। तो जब हम आयंस को डील करने लग जाते हैं तो एटॉमिक नंबर 7 में नाइट्रोजन है, और जब N2- की बात करेंगे, ठीक है, तो वो क्या करता है कि जो कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 8 वाले के लिए लगना चाहिए था वो N2- में लग जाता है। तो ज़्यादा क्लियरली एटॉमिक नंबर से समझने से ज़्यादा अच्छा है कि हम इलेक्ट्रॉन से समझें कि भैया एक हुआ 14 इलेक्ट्रॉन और उससे कम वालों के लिए, और एक हुआ 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा वालों के लिए, ठीक है। तो पहला सिचुएशन हम लोग कहते हैं, ठीक है, कि फॉर द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, हैविंग टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14, ठीक है। तो अगला आते हैं हम लोग, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिगरेशन लिख लो या अबोव प्रिंसिपल लिख लो, जो समझना, ठीक है। तो ये क्या है, ज़्यादा टेक्निकली इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, या इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। जो एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, हम लोग वो लिख रहे हैं, ठीक है। तो भाई increasing energy order of molecular orbitals, increasing energy order of पहला सिचुएशन है, ठीक है, फॉर द मॉलिक्यूल्स हैविंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 4, ठीक, 14, ठीक है ना, ठीक है। तो इसमें पहली बात करेंगे मॉलिक्यूल्स हैविंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14, ठीक है। हेडिंग लगा लीजिए, लिख लिए, ठीक, हो गया, ठीक। अब देखो यार, मैंने क्या बोला कि हर एटॉमिक ऑर्बिटल में आपको ये ख्याल रखना है कि वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा या पाई बॉन्ड बनाएगा। पी वाले हैं तो सिग्मा पाई दोनों बनाएंगे, एस वाले हैं तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। और हर एटॉमिक ऑर्बिटल में एक बॉन्डिंग बनेगा और एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा, ठीक है। अब समझो ग्रेटर देन 14 वाले के लिए, ठीक है, सबसे पहला ऑर्बिटल तो हुआ सिग्मा 1s, जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, ठीक है। तो सबसे कम एनर्जी हो गई सिग्मा 1s, ठीक। इसके बाद फिर होगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, ठीक। और हर ऑर्बिटल में, चाहे वो एटॉमिक ऑर्बिटल हो या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो, हम 2-2 इलेक्ट्रॉन ही भरते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला सिचुएशन आते हैं, सिग्मा 2s, और फिर क्या हो जाएगा बेटा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। कोई दिक्कत? तो देखो 1s और 2s में सारे सिग्मा बनाएंगे, क्योंकि s ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता है, पढ़े ना वीबीटी में, ठीक है। तो s ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता है, तो सिग्मा 1s बना, s ऑर्बिटल से 2 बने, सिग्मा 1s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। उसी तरह से सिग्मा 2s से भी क्या बना, सिग्मा
बॉन्डिंग टू एस और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग टू एस, ठीक है, इससे भी 2 बना। अब बात आएगी 2p की, ठीक है, तो p ऑर्बिटल कैन फॉर्म सिग्मा एज वेल एज पाई, ठीक है। अब पाई में 2 बनते हैं, ठीक है, पाई 2px और पाई 2py, ठीक है, और सिग्मा में एक बनता है सिग्मा 2pz, ठीक है। तो अगर ग्रेटर देन 14 वाला है तो सिग्मा 2pz की एनर्जी पाई से नीचे होती है। सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी पाई से नीचे होगी किस केस में? ग्रेटर देन 14 वाले में। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा सिग्मा 2pz, ठीक है। और सिग्मा 2pz के बाद की बात करेंगे, ठीक है, तो सिग्मा 2pz के बाद आ जाएगा पाई 2px पाई 2py, ठीक है। समझ में आई बात? अब समझो सर, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, बॉन्डिंग लिखे फिर एंटी बॉन्डिंग लिखे, फिर बॉन्डिंग लिखे फिर एंटी बॉन्डिंग लिखे। यहाँ पे सर अभी हम सिर्फ बॉन्डिंग लिखते जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग नहीं लिखेंगे। कारण ये है कि सर सभी तो पी वाले ही है ना, पी का बॉन्डिंग खत्म होगा तब तो पी का एंटी बॉन्डिंग आएगा, 2p का पहले बॉन्डिंग खत्म करेंगे। तो ये हुआ सिग्मा 2pz, उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, पाई 2px और पाई 2py। कारण क्या है कि 2px और 2py दोनों ही, ठीक है, दोनों के दोनों पाई 2px और 2py दोनों इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। आई बात समझ में? जैसे अगर तुमने ऐसा समझो कि ये 2 px वाले हैं, समझ रहे हो कि ये px वाला है x एक्सिस पे है, अब इन 2 px वालों को तुमने y एक्सिस पे मिलाया, या 2 py वालों को, ठीक है, ये py और ये py को x एक्सिस में मिलाया, तो दोनों तो बातें क्या है, सेम है, ठीक है। तो पाई 2px और पाई 2py दोनों ही की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। यही चीज को मैं उस समय बता रहा था कि अगर हमारे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे इनके लिए, तो हम एक किसको देंगे और एक इसको देंगे, जब तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तब इसको देंगे। और इधर क्या है, 2-2 इलेक्ट्रॉन भरते चले जाएंगे, वहां पे दोनों की एनर्जी सेम है, तो 2 इलेक्ट्रॉन दोनों में एक एक करके डिस्ट्रीब्यूट होगा। रीजन क्या है कि दोनों की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। क्लियर? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहला सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, फिर सिग्मा 2pz पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। अब इसके बाद क्या होगा जी, एंटी बॉन्डिंग स्टार्ट होगा, है ना। एंटी बॉन्डिंग में कौन आ जाएगा सर, अब एंटी बॉन्डिंग में इसको नहीं लाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में क्या आएगा, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px इज इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, ठीक है। और इसके बाद क्या आ जाएगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz, ठीक है। हाँ क्या चीज, जब हम सिग्मा pz का एंटी बॉन्ड लिखते हैं तो उसकी एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है। स्टेबिलिटी का बात हो रहा है, हाँ स्टेबिलिटी कंपेयर हो रहा है ना, एनर्जी कंपेयर हो रहा है तो स्टेबिलिटी उल्टा होगा, ठीक है। एनर्जी कंपेयर हो रहा है, क्या लिखा हूं देखो, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ रहे बात को, किसके लिए, मॉलिक्यूल हैविंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14, ठीक है ना। अब जो बच्चे लिख रहे हैं थोड़ा सा रुक जाइएगा, एकदम लास्ट में लिखना, मैं 5 मिनट दूंगा, लिख लेना, इस बात को समझ लो थोड़ा, ठीक है। कि सर ये जो मैंने लिखा ये क्यों, क्या है ये चीज़, ये बहुत बहुत बेसिक बात है कि भैया जिस तरह से हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए अबव प्रिंसिपल लगा रहे थे, वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए ये अबव प्रिंसिपल है, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में एक अरेंजमेंट है, ठीक। अब समझिए इसको, अगर मैं ऐसा करूं कि भाई सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स को अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, ठीक है, तो भैया ऐसा मान के चलते हैं कि जब हम नीचे से ऊपर आए तो एनर्जी बढ़ाते चले जाएं,
तो जो ऑर्बिटल सबसे नीचे बनाएंगे उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, जो सबसे ऊपर बनाएंगे उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो वाई कोऑर्डिनेट में ये मैं एनर्जी मान लेता हूँ, वाई कोऑर्डिनेट में मैंने क्या मान लिया, एनर्जी मान लिया, ठीक है। अब ये वाई कोऑर्डिनेट में एनर्जी है, ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस वाई कोऑर्डिनेट में एनर्जी चल रहा है, ठीक है। अब समझना आगे की बात। सबसे पहले, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे कैसे, एटॉमिक ऑर्बिटल के कंबाइन होने से, ठीक है। तो जो सबसे पहला एटॉमिक ऑर्बिटल है वो सबसे पहला एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s, है ना जी। सबसे पहला एटॉमिक ऑर्बिटल कौन है, 1s है, ठीक। तो यहाँ पे भी 1s आ गया और इधर से भी क्या आ गया, 1s। और दो 1s अगर मिलते हैं, दो 1s मिलते हैं तो दो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बोलता है, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू मोलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म। तो दो 1s के मिलने से दो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। कौन कौन, एक बॉन्डिंग वाला जिसकी एनर्जी कम होगी और एक दूसरा बनेगा कौन सा, एंटी बॉन्डिंग वाला जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो एक बनेगा बॉन्डिंग वाला जिसकी एनर्जी कम होगी, दूसरा होगा एंटी बॉन्डिंग वाला जिसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जो बॉन्डिंग वाला है s ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, तो ये क्या हुआ, सिग्मा 1s, और ये क्या हुआ, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। आगे बात समझ में। दूसरे सिचुएशन में आओ बेटा। दूसरा सिचुएशन क्या है, ये आया 2s और इधर से भी क्या आ जाएगा, 2s। when two 2s orbital combine together they will form sigma bonding 2s and sigma anti bonding 2s। तो ये भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके दो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएगा, एक ज़्यादा एनर्जी वाला और दूसरा कम एनर्जी वाला। जो कम एनर्जी वाला है वो हुआ सिग्मा बॉन्डिंग 2s और जो ज़्यादा एनर्जी वाला है वो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। बात समझ में आया। अब देखो बेटा 1s 2s, 2s के बाद कौन बोल रहे, 2s के बाद 2p, है ना। 2s के बाद कौन आता है सर जी, 2p आता है। 2p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं ना, कौन सा, 2p x, 2p और 2p। इधर से भी एक 2p आएगा तभी ना यार मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है। तो अब दो 2p को कंबाइन करने का है, दो 2p को कंबाइन कीजिए, ठीक है। क्या होगा जी, बोलो, 2p x 2p और ये हो गया 2p। बात समझ में आई, ठीक। अब देखो जब सबसे पहले किसको कंबाइन कर रहे हैं, 2pz को, दो 2pz कंबाइन हुए, क्या बना, बोलो रे, क्या बना, बोल बोल, यहां तक लिख लिया ना, कौन आएगा, सिग्मा 2pz। समझ में आ रहा है बात, ठीक। अब देखो अगली बार कौन कंबाइन करेगा, 2py या 2px, किसी को भी कर लो, दोनों क्या है बराबर। तो दोनों को बनाएंगे साथ में, क्योंकि y कोऑर्डिनेट को हमने एनर्जी एक्सिस माना है, तो दोनों होगा साथ में। इसका नाम पाई 2px और ये हो गया पाई 2py। अब बच्चा सबसे इसके बाद एंटी बॉन्डिंग वाले भी दोनों के सेम, कौन सा, पाई एंटी बॉन्डिंग 2p और ये पाई एंटी बॉन्ड। समझ में आ रहा है बात। और सबसे ऊपर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2p। बात समझ में आया। अब चलो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, समझो बात को। रे बगुआ रुको जरा, ठीक है। लिखने रोके हैं तो कुछ कारण से रोके हैं, लेकिन मैंने लिखना रुकवा दिया कि तुम लोग समझो, फिर भी कुछ बच्चे बतिया ही रहे थे। धन्य हो ये, मतलब G20 में जाना चाहिए था,
गलत जगह आ गए हैं। इतना बात है उनके पास, नेशनल इंटरनेशनल, है कि नहीं? अब देखो रे बच्चा, O2, ठीक है ना? बहुत यूनिक एग्जाम्पल लिया हूँ, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का यूनिकनेस O2 के वजह से ही है ना, कि O2 इज पैरामैग्नेटिक। इसको एक्सप्लेन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से किया गया था। अब समझना, मैंने O2 का एग्जाम्पल लिया, ठीक। O2 में एक ऑक्सीजन एटम में कितना इलेक्ट्रॉन? 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। तो 2 गो है तो कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? टोटल 16 इलेक्ट्रॉन। अब 16 इलेक्ट्रॉन का कन्फिग्रेशन लिखते हैं, ठीक है। सिग्मा 1s, फिर सिग्मा 2s, कोई दिक्कत? ओहो हो, गजब, तुम लोग करेक्शन किया। एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। अगला बोलो, सिग्मा 2s, उसके बाद कौन है? सिग्मा एंटी बॉन्ड, कोई दिक्कत? इसके बाद बोल बच्चा, सिग्मा 2p, इसमें भी 2 गो, ईच ऑर्बिटल विल अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद बोलो, फिर पाया है ना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन गिन लेते, यहां तक हो गया, थोड़े गिन ले इलेक्ट्रॉन। 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। चलो, तो अभी बाकी है पाई 2px बराबर पाई 2p, दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। 10 2 12 और 2 14। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2। तो पाई 2px और पाई 2p y, दोनों कौन सा? एंटी बॉन्डिंग। और जब एंटी बॉन्डिंग है, छोड़ो यार, दोनों की एनर्जी क्या? तो दोनों में इलेक्ट्रॉन, समझ में आया? क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन उधर तक हो गया, बचे 2, तो 2 में 2 इलेक्ट्रॉन किसी एक को नहीं देंगे, दोनों को एक देंगे, क्योंकि दोनों की एनर्जी क्या है? सेम है। अब ऐसा करता हूं मैं, ठीक है, कि भैया इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बनाते हैं, ठीक है। कौन वाला? अच्छा, इसको जैसे मैंने कोमा लगाया है, तुम्हारी मर्जी, अगर ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर भी दिखा लोगे तो कोई पाप नहीं लगेगा, ठीक है। तो जैसे ऊपर बनाए वैसे भी बना सकते हो, कोमा भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और स्कूल के लिए ऐसे इंक्रीजिंग दिखा देना, ठीक है ना? हाँ। अब अगला कौन था रे? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। सर जी, ये खाली रहेगा, ठीक है। बच्चा वैकेंट पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? हाइब्रिडाइजेशन में, वो VBT की बात है। हाँ, लेकिन ऐसा एक बात और समझ लेना, जब आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखने को दिया जाए और आपने अगर सिग्मा 2, ऐसा समझो सिग्मा 2pz लिख रखा है, तो भैया सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz भी लिख देना, भले इलेक्ट्रॉन मत भरना, लिख देना, खाली छोड़ देना, ठीक है। ये मैं सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी ऑब्जेक्टिव वाले के लिए इतना टेंशन नहीं है, तुम्हें याद है, लिखना आता है, दैट्स ओके, ठीक। अब देखो, अब इन इलेक्ट्रॉनों को इसमें फिलअप करते हैं, ठीक है। चलो भैया, पहले ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इधर से देवी एवं सज्जन इधर ध्यान देंगे। हाँ, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p में कितना होता है? 6 होता है, ठीक है। अब 6 में क्या होता है? सब में 2 2 2 भर दें तो 6 होगा। 1 1 1 भर दें, उसके बाद इधर भैया, तो इधर अलग ऑक्सीजन एटम है, इधर अलग ऑक्सीजन एटम है भैया, है ना, ठीक। अब बेटा 2p6 तो होता नहीं है, p कितना होता है? 2 2 4 हो गया, 2p 4 होगा। अब 2p 4 होगा तो मामला क्या है समझो, एक में 2 होगा, मान लो मैंने px में 2 कर लिया, ठीक है, क्लियर। 2 2, ठीक है, 2 नहीं, इसको 2 कैसे करेंगे? इसको 2 करेंगे ना। अब देखो, चलो भरते हैं।
यहाँ पे था 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी था 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2 और 1s2, दोनों आए 4 इलेक्ट्रॉन हुआ, 2 इसमें और 2 सिग्मा 1s में, 2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s में। समझ रहे हो बात को? अगला 2 इसमें और 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। ठीक, नेक्स्ट इधर में मामला क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ ठीक। अब देखो जब ये वाले कंबाइन कर रहे हैं px और px, पहले px तो कंबाइन नहीं किया, कौन कंबाइन किया, pz और pz, समझे? तो 2pz में 2 को भर दो, ठीक। उसके बाद 2px और 2py कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो 2px और 2py कंबाइन कर रहे हैं, तो यार इसमें भी कितने हैं, 2 भरेंगे। देखो सिग्मा 2px सॉरी पाई 2px और पाई 2py दोनों में से। उसके बाद बच्चा बच गया कितना इलेक्ट्रॉन, 2 गो। कहाँ जाएगा, एक इसमें एक इसमें। अब तुमसे पूछा गया why O2 is paramagnetic, because O2 have 2 unpaired electrons। समझ में आया बात? क्योंकि O2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। कौन कौन से ऑर्बिटल में, सिग्मा पाई एंटी बॉन्डिंग 2px और पाई एंटी बॉन्डिंग 2py में एकक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से O2 क्या है, पैरामैग्नेटिक है। समझ गए बात को? क्लियर है? अच्छा, इतना छापने के बाद, ठीक है, सबकी कॉपी हम देखेंगे, ठीक है। O2 2 माइनस का लिखेगा सब, हो गया। अब देखो यार इसमें एक सिचुएशन और कौन सा आएगा, एक तो हो गया कि 14 से अधिक इलेक्ट्रॉन, मतलब 15 से शुरू करना है, और दूसरा क्या होगा, ये ध्यान रखना 14 से अधिक मतलब 15 से शुरू करना है, ठीक है, मतलब लास्ट O2 प्लस तक, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, 14 और लेसर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कि 14 इलेक्ट्रॉन हो जाए उससे कम वाले, ठीक। तो दूसरा सिचुएशन है ना, मॉलिक्यूल्स हैविंग ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बच्चा, है ना, लेस देन और इक्वल टू, दोनों बातें, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 40, ठीक है, क्योंकि ये ग्रेटर देन 14 था तो ये लेस देन और इक्वल टू 14 हो गया, ठीक है। एक ही फर्क है, लगभग कॉन्फ़िगरेशन सेम है, एक ही परिवर्तन है कि भैया ये सिग्मा 2pz जो है वो दोनों पाई वाले के बीच में आ जाएगा, बस इतना ऐसा चीज है। ये जो सिग्मा 2pz है वो कहाँ आ जाएगा, पाई 2px 2py और पाई एंटी बॉन्डिंग 2px 2py के बीच में, ठीक। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s सिग्मा 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, फिर बोलो क्या आ जाएगा, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, और इसके बाद कौन आ जाएगा बच्चा, आया बात समझ में, सिग्मा 2pz इन दोनों के बीच में। तो ये आ गया सिग्मा 2pz, फिर कौन, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px इज इक्वल टू पाई एंटी बॉन्ड बोल रहे 2py, और सबसे ज्यादा एंटी बॉन्डिंग। समझ में आ गई बात, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, ये वाला है ना, ठीक है, बस इसी का लफड़ा है, ठीक है। हाँ अरे बच्चा, तो ऐसा वाला अगर डायग्राम इसके लिए बनाएंगे तो क्या चेंज आएगा, क्या होगा, इसके बाद ये आ जाएगा और ये वाला यहाँ बीच में आ जाएगा, ठीक है, आई बात समझ में, फिर एंटी बॉन्डिंग आ जाएगा और फिर ये आ जाएगा। मतलब अंतर क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बस P वाले का डिफरेंस है,
ठीक है, क्या होगा जी? देख बच्चा, सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s के बाद कौन है? पाई 2px और पाई 2p, और दोनों क्या है? इक्वल है। ठीक, इसके बाद कौन? बोलो, सिग्मा 2p। समझ में आया बात? और फिर कौन आ जाएगा? पाई एंटी बॉन्डिंग 2px इज इक्वल टू एंटी बॉन्ड, ठीक है। और ये तो हमेशा सबसे ज़्यादा है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz, ये हमेशा सबसे आगे है, ठीक है। अब देखो इसका एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, कौन सा? N2 ले लूँ बच्चा, N2 नाइट्रोजन का। अंजलि, नाइट्रोजन के एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन, तो 2 एटम में तो कितने एटम है यहाँ? कितना एटम है यहाँ पे? तो कितना इलेक्ट्रॉन? 14 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया 14। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे? सिग्मा 1s2, उसके बाद सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, फिर क्या आ जाएगा बच्चा? सिग्मा 2s में कितने आ जाएंगे? 2, फिर सिग्मा एंटी बॉन्ड में 2s पे 2। देख कितने इलेक्ट्रॉन? 2 2 4 2 6 2 8 हुआ, ठीक है। अब कौन आएगा यार यहाँ पे? पाई आएगा, तो पाई 2px कितना इलेक्ट्रॉन, और पाई 2py में कितना इलेक्ट्रॉन होना है? लेकिन हम 2 2 कर दें भैया। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, अभी तक है इलेक्ट्रॉन इसके पास। इसके बाद कौन आएगा? सिग्मा 2p, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? तो N2 पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है? डायमैग्नेटिक है भाई, कहीं अनपेड इलेक्ट्रॉन आया क्या? ठीक है, समझ में आया? अगर समझो बात को, अगर ऐसा होता कि ये पहले आ जाता और ये वाले बाद में आते, तब इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ता, वो दिक्कत कर देता। समझ में आया बात? ठीक है, लेकिन ये बाद में आया, ठीक है, और सबको 2 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, इसलिए वो क्या हो गया? डायमैग्नेटिक हो गया। अब चलो भैया इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं। इलेक्ट्रॉन फिलअप में क्या सीन है जी N2 के लिए? हाँ बना लो ना, क्या होगा? पाई एंटी बॉन्डिंग 2px बराबर पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, और सबसे ज्यादा हो गया, हाँ खाली वैकेंट है, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन भर, सिग्मा 1s में कितना रे? 2, यहाँ पे कितना? यहाँ पे कितना? यहाँ पे कितना? और इन दोनों में भी, और इसमें भी। समझ में आया? ठीक, तो ये भी क्या हो गया? डायमैग्नेटिक। ये हो गया N2 का, पहले बना था वो O2 का था, ये हो गया N2 का। ठीक, हाँ इसको चेंज किया ना मैंने। हाँ ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल सेम रहेगा, ये नहीं बदलेगा, क्योंकि ये एटम के लिए लिखे ना बालक। ऐसे ही लिखेंगे, ये एटम के लिए लिखे हैं ना, तो P4 ये ऐसे ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ एक कम कर ले, ठीक है, वो तेरी, हाँ ठीक है, वो हम ध्यान ही नहीं दिए, ठीक है। अगर नाइट्रोजन है तो एक कम कर लेंगे ना।
हाँ जी बच्चा, देखो होमवर्क, ठीक है, ठीक है। हाँ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है, कॉन्फ़िगरेशन लिख के, ठीक है। N2 प्लस, N2 माइनस, O2 प्लस, O2 माइनस, O2 2 माइनस, इतने का। कोई बहुत टफ चीज तो नहीं दी है ना यार।